Hello everyone, in this video we will discuss the next class, that is amphibia. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Tetrapoda and the class amphibia. Amphibia, just have a look at some of the diagrams which I have chosen for you. This is Ichthyopus. इक्थियोपस इज लिम्बलेस एम्फीबियन. यहाँ पर जो फ्रॉग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको. ऑल दीज आर हैविंग 2 पेयर ऑफ लिम्स. लेकिन ये क्लास अकेली ऐसी क्लास है एम्फीबिया में, सिकिलियन क्लास है, जिसके अंदर जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट हैविंग लिम्स. सो दिस इज इक्थियोपस. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि स्नेक के जैसा दिखाई दे रहा है, तो स्नेक और इक्थियोपस में आप कैसे डिफरेंस देखेंगे. तो स्नेक्स की बॉडी जो है उसके बाहर फिशेस की तरह स्केल्स होती है. स्केल्स आई थिंक वर्ड इज क्लियर नाउ. लेकिन जो एम्फीबियन है उनकी स्किन नेक्ड होती है. दे डू नॉट हैव एनी एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑन द बॉडी. ना स्केल्स है, ना हमारी तरह हेयर्स हैं, ना बर्ड्स की तरह फेदर्स हैं. एक और यूनिक फीचर आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितना सुंदर है, ब्राइटली कलर्ड है थैंक्स टू म्यूटेशन. ऐसे लगता है किसी बच्चे ने पेंटिंग करी है और अपनी मर्जी से रंग भरे हैं ताकि मेरा जो फ्रॉग है वो अट्रैक्टिव दिखाई दे. सी आईज भी कितनी बड़ी बड़ी बल्जिंग आईज हैं फ्रॉग की. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस. जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो डीएनए में चेंज की वजह से होती हैं. ये देखो, ये जो फ्रॉग है ये पेरेंटल केयर का एग्जांपल शो कर रहा है, जहां पर ये जो एग है वो इसने अपने एब्डोमेन पे स्टिक कर लिए हैं ताकि ये जो एग हैं दे आर प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेटर. फ्रॉग के केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में होती है और एग पे प्रेडेटर के अटैक करने के चांस क्या हैं, ज्यादा. तो बचने के लिए देखो, जो स्पीसीज इस तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी रखेगी कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद अगर उनके कुछ एग लार्वा में चेंज हो जाते हैं, कुछ लार्वा अडल्ट में, और अडल्ट बड़े होकर रिप्रोड्यूस कर पाते, तभी वो स्पीसीज मेंटेन रह पाएगी. हर एक चैलेंज ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही है. एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द लाइफ हैज टू फेस चैलेंज, और जो उस चैलेंज से इफेक्टिवली डील करता है, यहाँ तो रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी की बात हो रही है. जो भी एम्फीबियन जिस भी एनवायरनमेंट में है वो अगर वो अपने आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पा रहे हैं. ध्यान रहे, अडेप्टेशन जेनेटिक. ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जमीन पर रहूंगा तो जमीन पर रहने लग जाएंगे. नो, दिस इज ऑल जेनेटिक. उसके लिए बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए या फिजियोलॉजिकल हो या उनका बिहेवियर इस तरह का हो. सो ये पेरेंटल केयर का एग्जाम्पल है, जहां पर आप देखो पेरेंटल केयर भी हमने इसी में दिखाया है. मिडवाइफ टॉड है ये. सभी फ्रॉग ऐसा नहीं करेंगे, तो दिस इज अगेन क्रेडिट गोज टू जीन्स. ये इक्थियोपिस है, देखो अपने एग के चारों तरफ कवर करके बैठ गया है. सो ये भी एक तरीका है प्रोटेक्शन का. तो आई थिंक 2 एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर. दिस इज अ फ्रॉग और ये टॉड है बेटा. टॉड, फ्रॉग और टॉड में डिफरेंस क्या है कि जो फ्रॉग की बॉडी है दैट इज मॉइस्ट. आप उसको होल्ड करना चाहेंगे तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो बार बार स्लिप होगा. जबकि जो टॉड है इसको हम आई थिंक जैसे हमारे यहाँ तो हम इसे भुज कहते हैं. बहुत ड्राई स्किन होती है और पॉइंटेड स्कूट्स होते हैं बॉडी में, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो थोड़ा डर भी लगेगा तो आप इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे. इसकी जो स्किन है वो ड्राई होती है. ये लिम्बलेस एम्फीबियन है जो आपको वाटर में मिलेगा. सो that's all about this. Now I hope you are ready to start with class amphibia. Word amphibia means live on land as well as in water. वो एनिमल जो जमीन पर भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि अभी ये फुल्ली टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जो है इवोल्व नहीं हुआ है. फुल्ली टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ मतलब जब लाइफ की हर एक स्टेज, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एग लेइंग हो, लार्वल स्टेज हो, अगर टोटली जमीन पर रह पाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल मोड. तो यहाँ पर नो डाउट एनिमल जमीन पर रहने तो लग गए हैं, बट अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंड है. सो दे आर नॉट fully adapted to survive in terrestrial area. So amphibia word का मतलब है live on land as well as in water. They are first vertebrate to live on land. पहले वर्टिब्रेट हैं जो लैंड पर रह सकते हैं. लेकिन कैसी लैंड पर रहेंगे, मॉइस्ट लैंड पर. कैसी लैंड पर रहेंगे, मॉइस्ट लैंड पर. लेकिन अभी भी फुल्ली अडेप्टेड नहीं है. क्यों, किस बेस पे हम कह रहे हैं, बिकॉज जो एग लेइंग होगा वो कहाँ होगा, वाटर में, और फर्टिलाइजेशन भी वाटर में हो गई. यानी कि जो लार्वा है, लार्वा इनका जो फ्रॉग के अंदर हम लार्वा कहेंगे टैडपोल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा सैलामेंडर में है. ये सैलामेंडर है, दिस इज सैलामेंडर, दिस इज फ्रॉग.
टॉड है ये, टॉड की केस में, और जो फ्रॉग के केस में जो लार्वा है उसको हम कहेंगे टैडपोल, और सैलामेंडर के केस में लार्वा को हम क्या कहेंगे, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। सो एम्फीबिया जमीन पर भी मिलते हैं, पानी पर में भी, लेकिन पानी के आसपास रहेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर, और लैंड पर भी ऐसी लैंड में रहेंगे जहां पर मॉइस्चर हो। आगे हम पढ़ेंगे क्यों। इन एग लेइंग का जो प्रोसेस है वो वाटर में होगा, फर्टिलाइजेशन इज अगेन इन वाटर। जो लार्वा है वो भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज लार्वा इज हैविंग टेल एंड टेल फिन, सो इट इज एबल टू स्विम। और गिल्स हैं, तो गिल्स आपको मालूम ही है, गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाटर के हैबिटेट में होती हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। तो इस लार्वा के पास एक्सटर्नल गिल्स हैं फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस के अंदर जो गिल्स हैं वो इंटरनल है, यहाँ पर गिल्स कैसी हैं, एक्सटर्नल है। सो आई होप दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड यू हैव I hope you have understood it very well. Moist land as well as in water, but they are not fully adapted to terrestrial mode of life. अभी भी इनको किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है टू कंप्लीट डेवलपमेंट। नाउ बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, और हेड एंड ट्रंक। यहाँ पर देखेंगे ये जो सैलामेंडर है, हेयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट। दिस इज हेड, दिस इज वेरी स्मॉल नेक, this is trunk and part of body behind the anus, this is tail. So body या तो 4 पार्ट में डिविजिबल होगी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, या 2 पार्ट में जो है डिवाइडेड होगी, जिसको हम कहेंगे हेड एंड ट्रंक। जैसे फ्रॉग एंड टोड में हेड एंड ट्रंक इज प्रेजेंट, टेल एंड this neck is absent. So tail and neck is absent. 2 pairs of pentadactyl limbs, tetrapoda, सुपर क्लास टेट्रापोडा का मतलब है, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग, मतलब 2 पेयर ऑफ लिम्ब, पेंटा मतलब 5 और डेक्टाइल मतलब डिजिट, 5 डिजिट्स इन ईच लिम्ब। हालांकि इसमें वेरिएशन मिलेगा आपको, कई जगह जो जैसे फ्रॉग में देखें तो हाइंड लिम्ब में 5 ही डिजिट हैं, लेकिन 4 लिम्ब में 4 डिजिट हैं। सो 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। और जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें वेब्ड टोज हैं, देखो ये रहे वेब्ड टो, जैसे डक्स वगैरह में भी होते हैं, एक्वेटिक जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी होते हैं, किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए। तो जो हाइंड लिम्स हैं दे आर हैविंग वेब्ड टो फॉर स्विमिंग। सो 2 फीचर्स हमने बेसिकली यहाँ पर पढ़े हैं, लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, बट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर। क्यों? क्योंकि एग लेइंग वाटर में होगा, फर्टिलाइजेशन वाटर में होगी, और लार्वा का डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, वाटर में। इसके बाद हमने पढ़ा कि बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं फॉर लोकोमोशन। Next feature of class amphibia is skin is naked. Naked skin means the skin is not covered by any epidermal derivative. जैसे in last class we will study about fishes. The body of fish is covered by scales. Here there are no scales. In case of birds, body is covered by feathers. All these are derivatives of epidermis. Epidermis is actually outermost layer of skin को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। जो हेयर्स हैं दे ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। सो मैमल्स में हेयर्स हैं, इसके बाद फेदर्स जो हैं वो बर्ड्स में हैं, स्केल्स फिशेस में हैं। एम्फीबियन यूनिक है, देयर स्किन इज नेक्ड। एक और जगह भी हमने पढ़ा था क्लास साइक्लोस्टोमेटा, याद आया, क्लास साइक्लोस्टोमेटा में स्किन इज नॉट कवर्ड बाय स्केल्स, फेदर्स, हेयर, अगेन स्किन इज नेक्ड। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है यहाँ पर साइक्लोस्टोम से। साइक्लोस्टोम में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होती हैं, यहाँ पर क्या है, स्किन इज थिन, मॉइस्ट, हाईली वेस्कुलराइज्ड। पॉइंट्स पढ़ते वक्त कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़े हैं, ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं फाइलम एनेलिडा के अंदर। जो एनेलिड्स हैं दे आर ऑल्सो हैविंग सेम फीचर, स्किन इज थिन, मॉइस्ट, हाईली वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड मीन्स ब्लड सप्लाई, सो दे आर हैविंग रिच ब्लड सप्लाई। क्या सिग्निफिकेंस होगा, स्किन इज एक्टिंग एज ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ amphibians, skin is thin, moist, highly vascularized and act as organ of respiration.
ड्राई कर, जैसे हमने पीछे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो एम्फीबियंस हैं दे आर एबल टू लिव ऑन मॉइस्ट लैंड। अगर ड्राई लैंड पे जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर एम्फीबियंस की डेथ हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन डाई। हमने मोस्ट क्यों लिखा, बिकॉज जो टॉड हैं उनके जो स्किन है ड्राई है, दे आर एबल टू सर्वाइव इन ड्राई हैबिटेट ऑल्सो, बट ध्यान रहे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगेन उन्हें भी वाटर की जरूरत होगी। सो एम्फीबियंस, जो फ्रॉग अगर हम कहना चाहें तो इट विल डाई ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एनिमल की क्या होगी, डेथ। और वो स्किन जो है वो थिन है, तो उससे जब आप ड्राई एरिया में जाएंगे तो ड्राई एरिया में टेम्परेचर मॉइस्ट एरिया का कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर होगा, तो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से। और क्योंकि स्किन ड्राई हो गई है तो ड्राई स्किन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेज नहीं हो सकता, तो एनिमल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से मर जाएगा। पोइकिलोथर्म कोई नया पॉइंट नहीं है, ये हमने फिशेज में भी पढ़ा था। पोइकिलोथर्म्स, इवन जो जितने भी नॉन कॉर्डेट फाइला हैं ऑल आर पोइकिलोथर्म्स। यहाँ पर हम इवन रेप्टाइल्स तक कहेंगे पोइकिलोथर्म। बर्ड एंड मैमल्स ही ऐसे दो ग्रुप हैं विच आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो ऑल एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मीन्स दे आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद चेंज इन सराउंडिंग। अगर वाटर का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी की जो हीट है वो अंदर से बाहर आ जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है या सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा जो बाहर से जो हीट है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, एक्टोथर्म। जो भी पोइकिलोथर्म्स है उनको हम क्या कहेंगे, एक्टोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो दीज एनिमल्स आर नॉट एबल टू मेंटेन टेम्परेचर। अब इनमें बिहेवियरल अडेप्टेशन देखिए। अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड में बात करी थी कि जितनी भी अडेप्टेशन है या जो भी फीचर्स हैं वो जेनेटिक है, लेकिन कुछ बिहेवियरल भी है। लेकिन ध्यान रहे बिहेवियर भी ऐसा क्यों है, दैट इज अगेन जीन्स। हम गुस्सा करते हैं या हमारा नेचर शांत है, बेटा वो सब जीन्स की वजह से। तो फ्रॉग देखो क्या करता है, जब समर सीजन है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो एनिमल क्या करेंगे, एस्टाइवेट। एस्टाइवेशन का मतलब होता है पासिंग समर सीजन डीप इन द बरो। बरो का मतलब होता है जमीन के अंदर होल क्रिएट करके रहना। किसके लिए और पढ़ा था हमने, अर्थवर्म के लिए। अर्थवर्म भी बरो में रहते हैं, और जो एनिमल बरो में रहे उसको हम कहेंगे फोसोरियल। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहीं लिखा भी है। एस्टाइवेशन मतलब समर स्लीप। स्लीप का मतलब सोना नहीं, यहाँ पर स्लीप का मतलब है इनएक्टिव पीरियड रहेगा। जैसे फ्रॉग के केस में देखें, अगर गर्मी के दिनों में आपको कभी फ्रॉग बाहर दिखाई नहीं देगा, आपको उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि अब वो कीचड़ के अंदर डीप इन द मड रह रहा है। क्या बेनिफिट होगा, बॉडी से हीट का जो गेन है वो नहीं होगा, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा, फीडिंग के लिए सुबह शाम बाहर आएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। ये तो हमें भी मालूम है कि अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, तो उस दौरान खाना खाने के लिए बाहर आएगा। तीसरा, एक्टिविटी भी बॉडी की कम रहेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम रहेगी, ये सिर्फ जिंदा रहेगा उस दौरान। लेस इनएक्टिव जो है, लेस एक्टिव पीरियड रहेगा, इनएक्टिव पीरियड रहेगा। तो इस दौरान रेस्पायरेशन सिर्फ किससे करेगा, स्किन से करेगा, और स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अगर अपना रेस्पायरेशन याद हो तो हम रेस्पायरेशन लंग्स की हेल्प से करते हैं। यहाँ पर भी लंग्स यूज होती हैं, बट लंग कब यूज होगी, जब एनिमल विग्रस एक्टिविटीज कर रहा है। देखो कैसे कोरिलेट करेंगे, बरो के अंदर एनिमल स्लगिश है, एकदम इनएक्टिव सा है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, बॉडी की एनर्जी डिमांड कम। एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड के ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अगर एनर्जी की डिमांड कम है तो ऑक्सीजन का भी यूज क्या होगा, कम, और इसका जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है या जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो किससे मीट आउट हो सकती हैं, जस्ट रेस्पायरेशन थ्रू स्किन। ये इनएक्टिव पीरियड है और इस पीरियड के दौरान इसे चुपचाप इस पीरियड को पास ऑन करना है ज़्यादा। अब क्योंकि इसके पास फूड की भी डेफिशिएंसी रहेगी, ज़्यादा टाइम इसके पास अवेलेबल नहीं है टू गो आउट फॉर फीडिंग, तो अपने फूड को बहुत समझदारी के साथ यूज करना है। फूड का ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बिकॉज फ्रॉग जो है वो एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा अपनी एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए। तो जब फ्रॉग
एस्ट्राइवेशन में है, समर सीजन के अंदर इनएक्टिव पीरियड में है, या हाइबरनेशन। हाइबरनेशन हम कहते हैं विंटर स्लीप को, स्पेंडिंग विंटर डीप इन द बरो। तो चाहे समर स्लीप हो चाहे विंटर स्लीप हो, दोनों ही केस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम रहेंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हार्ट रेट भी कम है, ब्रीदिंग रेट भी कम है, और ज़्यादा हिलेगा भी नहीं, इधर उधर घूमने भी नहीं जाएगा, मूव भी नहीं करेगा, इस दौरान रिप्रोडक्शन भी नहीं करेगा। और ये सब इसको बेनिफिट दे रहे हैं बिकॉज इससे इसका फूड कंजर्व रहेगा, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी इस दौरान क्या रहेगी, कम। सीधा सा है, अगर आपने पहले ढंग से पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम इसको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो के अंदर, वहां पर ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे कि जो रेस्पिरेशन है बरो के दौरान, सिर्फ समर स्लीप एंड विंटर स्लीप के दौरान सिर्फ किससे होगी, स्किन से होगी, बिकॉज इस दौरान एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, और वो स्किन के थ्रू मीट आउट हो सकती हैं। विंटर स्लीप मतलब स्पेंडिंग विंटर सीजन डीप इनटू द बरो, और इस दौरान इवन वो खाने के लिए भी, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो इस दौरान वो खाने के लिए भी बाहर नहीं आएगा। इसकी बॉडी में विंटर आने से पहले देखो डाइट चेंज हो जाती है, और बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, लिपिड में, और वो लिपिड फैट बॉडीज में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो ऑल दिस इज जेनेटिक, कि विंटर अप्रोच होने से पहले बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है, और अब इस विंटर सीजन के दौरान ये बरो से बाहर नहीं आएगा और उसी फूड को यूज करेगा जो इसकी बॉडी में स्टोर है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों ही। एस्ट्राइवेशन हम कहेंगे समर स्लीप, हाइबरनेशन कहेंगे विंटर स्लीप। कि अब हम पूछे एनिमल क्यों कर रहा है एस्ट्राइवेट एंड हाइबरनेट, बिकॉज इट इज पोइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड है बेचारा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए छुप कर रहना पड़ता है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। रेनी सीजन में बाहर आता है, बहुत आवाज सुनाई देती है, टर 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 टर, राइट। So that's all about respiration, very hibernation and estivation। और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो उसको कहेंगे cutaneous respiration। Actually cutaneous word is used for skin, so respiration through skin is known as cutaneous respiration। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा है। एलिमेंट्री कैनाल ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, दिस इज कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि ये देखिए, ये मान लीजिए क्लोएका है, दिस इज क्लोएकल ओपनिंग, तो यहाँ पर रेक्टम ओपन होगा। रेक्टम मीन्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट ओपन होंगी, ये रिप्रोडक्टिव डक्ट की ओपनिंग है, और ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है, ये यूरिनरी ब्लैडर। सो क्लोएका इज ए कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यूरिन भी पास होगा, स्पर्म्स एंड एग पास होंगे, और साथ में फीकल मैटर पास होगा। रेस्पिरेशन के लिए जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उनमें लंग्स हैं, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं उनमें एक्सटर्नल गिल्स हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस में जो लार्वल फॉर्म है वो रहेगी। कुछ अडल्ट एम्फीबियंस भी हैं जो टोटली एक्वेटिक हैं, जैसे नेक्चुरस है, प्रोटियस है, सायरन है, ऑल दीज आर हैविंग एक्सटर्नल गिल्स। इसके अलावा बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। ना व्हाट इज बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, अगर हम देखें फ्रॉग के अंदर नेक नहीं है, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स आर कॉमन चैम्बर, तो ये सपोज मैंने ड्रॉ किया है बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स है ये नोस्ट्रिल है, यहाँ से ये देखो ये नोस्ट्रिल है। तो ये जो बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग है ये यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट हैं, और ये देखो प्रैक्टिस के साथ डायग्राम मुझे ड्रॉ करने आ गए हैं। गुड। सो दिस इज बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, दिस वन मिनट, दिस इज बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, और यहाँ पर जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। इस लाइनिंग की खास बात है अगेन थिन है, और बक्कल कैविटी तो हमेशा मॉइस्ट रहती है और रिच ब्लड सप्लाई, इट ऑल्सो एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दिस इज यूनिक इन केस ऑफ फ्रॉग। सो फ्रॉग के केस में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो उसको जमीन पर रहने में हेल्प करेंगे और
पानी में भी। सो लंग्स यूज होंगी व्हेन एनिमल इज वेरी एक्टिव, जब उसका एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में मिलेगा जो मॉइस्ट लैंड पर रह सकते हैं। एक्सटर्नल गिल्स आपको मिलेंगी लार्वा ऑफ द एम्फीबियंस। दूसरा, ऐसे अडल्ट एम्फीबियंस जो वाटर में रहते हैं उनमें मिलेगी। बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, सभी में हम कह सकते हैं कि जो बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। स्किन दोनों जगह काम आएंगे, जब एनिमल वाटर में है और चाहे एनिमल लैंड पर है, स्किन रेस्पिरेशन लगातार चलता रहेगा। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय किडनीज, कोई नई बात नहीं है, सभी वर्टिब्रेट्स में किडनी है। हाँ, एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग अलग रहेगा। अगर आपने पढ़ा हो, हमने बताया कार्टिलेजिनस फिश में आप ऐसे बार बार रिपीट करते चलेंगे, जैसे पीछे आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिमेट्री और पॉइंट्स को किया था, सीलोम को। सो यहाँ पर अगर हम देखें कार्टिलेजिनस फिश एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया, बोनी फिश में है अमोनिया। अडल्ट जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, यहाँ पर वन वर्ड इज मिसिंग, जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं वो तो क्या सिक्रीट कर रही हैं? अमोनिया। एक्वेटिक फॉर्म क्या सिक्रीट कर रही हैं? अमोनिया सिक्रीट कर रही हैं। और लार्वा भी क्या सिक्रीट कर रहा है? अमोनिया। सो टैडपोल ऑफ फ्रॉग, इंपॉर्टेंट टर्म है, टैडपोल ऑफ फ्रॉग इज अमोनोटेलिक मीन सिक्रीट अमोनिया। और जो अडल्ट एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो भी क्या सिक्रीट करेंगे? अमोनिया। लार्वल फॉर्म एक्सक्रीट अमोनिया, और जो अडल्ट एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो भी क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया। लेकिन जो अडल्ट लैंड एम्फीबियंस है विच आर फाउंड ऑन लैंड, दे विल एक्सक्रीट यूरिया। एक्चुअली सिक्रीशन का वर्ड भी मतलब रिलीज होता है, बट एग्जैक्ट वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सक्रीशन। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी वेस्ट लार्वल एंड एक्वेटिक फॉर्म में रहेगा अमोनिया, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें क्या रहेगा? यूरिया। In this slide we will discuss about circulatory system. Circulatory system फिशेज में अगर हम देखें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एट्रिया डिवाइड हो गए हैं, और हमारा आई थिंक सबको पता है 4 चैम्बर्ड है, वेंट्रिकल्स भी डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्री एंड सिंगल वेंट्रिकल। इसके अलावा 2 एसेसरी चैम्बर भी हैं, एक का नाम है साइनस विनोसस एंड दूसरे का है ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये जब हम फ्रॉग को पढ़ेंगे डिटेल में तब और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फ्रॉग भी आपके सिलेबस में है। 2 accessory chamber, sinus venosus and truncus arteriosus are present. Let's have a look at blood supply. रिकॉल करते हैं फिशेज का जो हार्ट है एक ही चैम्बर है एट्रिया, 2 ही चैम्बर है एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल से, यहाँ से देख रहे हैं, ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? गिल्स में, और गिल्स से प्योरीफाई होकर वापस हार्ट में नहीं आएगा, सीधा कहाँ जाएगा? बॉडी में। और इसको हमने क्या कहा? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। एम्फीबिया का देखिए, ये 2 एट्रिया हैं और ये 1 वेंट्रिकल है, राइट। याद करने का तरीका, जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, हर वक्त ये याद रखना, अपने हार्ट में भी ऐसा ही है। और राइट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, यहाँ पे लंग्स का एग्जांपल लिया है, एक्वेटिक है तो गिल्स भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, चाहे वो लंग है या स्किन है या गिल्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? एट्रिया में। और एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहाँ आएगा? राइट एट्रिया में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर इनटू राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से जो है ब्लड जाएगा, लिटिल बिट मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, हालांकि कुछ प्रोविजन है इनके पास जिनकी वजह से ब्लड का मिक्सिंग काफ़ी हद तक नहीं हो पाता है। सो वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी को और साथ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। सो वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी को एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। सो हमारी तरह ब्लड कहाँ से कहाँ गया? हार्ट से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, फिर हार्ट में, फिर बॉडी में। सो किस टाइप का सर्कुलेशन हुआ? डबल ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का जो मूवमेंट होगा बॉडी से हार्ट में,
हार्ट से लंग में, और लंग से फिर बॉडी में, और बॉडी से फिर जो है हार्ट में। फिर देखते हैं, देखो क्या कहा है हमने, बॉडी से हार्ट में, ठीक है, हार्ट से लंग में या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी है, लंग से फिर हार्ट में। यहां देखो गिल से सीधा कहां चला गया था, बॉडी में, लेकिन यहां एक बार फिर आएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ब्लड कहां आएगा, हार्ट में, और हार्ट अब इसे पंप करके वापस कहां भेज देगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स में। यानी कि जो ब्लड है वो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से 2 बार होकर गुजरेगा, और इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को हम कहेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन। ये पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं। आरबीसीज आपको याद रखना है, मैमल्स की आरबीसीज किसके जैसी बताई थी हमने, बालूशाही के जैसी, जबकि यहाँ पर जो आरबीसीज होंगी वो ओवल होंगी, एग के जैसी शेप होगी। ये देखो एग को अगर हम 3D में समझना चाहें तो पेपर पर तो आप उसको ऐसा ड्रॉ करोगे, तो इट इज ओवल इन आउटलाइन। ये मैंने न्यूक्लियस शो किया है, ओवल इन आउटलाइन। लेकिन 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों सरफेस कैसे हैं, बाई कॉन्वेक्स, दोनों फेसेस जो हैं वो बाई कॉन्वेक्स है। हमारी जो आरबीसीज हैं वो सर्कुलर होती हैं और बाई कनकेव होती हैं। तो आप कोई भी एक पॉइंट लर्न कर लीजिए, मैमल्स की आरबीसी याद कर लीजिए या अदर देन मैमल्स। तो हम अदर देन मैमल्स पढ़ रहे हैं अभी। यहाँ पर आरबीसीज आर ओवल, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, जबकि मैमेलियन आरबीसी कैसी होंगी, सर्कुलर, बाइकॉनकेव एंड ई न्यूक्लिएटेड। और आरबीसी में हमारी तरह क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, वर्टिब्रेट ब्लड के अलावा हीमोग्लोबिन और कहाँ बताया है, अर्थवर्म में। अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, और यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज में। ईयर, कमिंग टू ईयर, ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम। नाउ व्हाट इज टिम्पेनम, टिम्पेनम हम कह रहे हैं ईयर ड्रम को, कान का पर्दा। अगर हम अपना ईयर ड्रॉ करें, थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये देखो ये है पिन्ना, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यहां से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और ये है टिम्पेनम। और ये रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं बस हम, ये आप समझो इंटरनल ईयर है। सो यहां तक ये है एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना टिम्पेनम, पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये क्या है, ये टिम्पेनम है। फ्रॉग का ईयर यहां से शुरू हो रहा है, टिम्पेनम इज देयर। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। फ्रॉग के केस में मिडल ईयर है, इनर ईयर है। फिशेज में देखें तो सिर्फ इंटरनल ईयर है, फिशेज में टिम्पेनम नहीं होती है, फिशेज में इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट। जबकि यहाँ देखें फ्रॉग के केस में क्या आ गया है, टिम्पेनम। अब आप फ्रॉग का जो हेड है उसमें इधर आई है, ये आई है, तो आई के पीछे आपको एक टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दिखाई देगी, इस मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहेंगे, टिम्पेनम। सो ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम, मिडल ईयर, इनर ईयर दोनों प्रेजेंट है। कौन एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब पिन्ना नहीं है, और ये हमारे ईयर में जो ट्यूब होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये नहीं है। फ्रॉग का ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, टिम्पेनम से। आईज जो हैं, आईज आर जो है फ्रॉग के अंदर देखें तो बहुत बल्जी आईज होती हैं, और आईलिड्स आर प्रेजेंट। अपर आईलिड मूवेबल है, लोअर आईलिड इज इमूवेबल। इसके अलावा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। हमारी आई में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पर जो एक आपको ट्रेंगल सा दिखाई देता है, दिस इज एक्चुअली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। फ्रॉग में क्या होता है कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, और ये रिट्रैक्टाइल होती है। यहाँ से जब एनिमल पानी में है तब भी ये अपनी आंखें खोलकर रख सकता है, और वाटर का जो कोई डैमेजिंग इफेक्ट आई पर नहीं होगा। कैसे, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ से इधर की तरफ जाएगी और पूरी आई को कवर कर लेते। थर्ड आईलिड हम किसको कह रहे हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। सो अपर आईलिड मूवेबल है, लोअर आईलिड इमूवेबल है। इसके अलावा थर्ड आईलिड जिसको हम क्या कहेंगे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये फ्रंट पार्ट ऑफ आई को कवर करेगी जब एनिमल पानी के अंदर है। सो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन व्हेन एनिमल इज इन वाटर एंड इट इज एबल टू कीप इट्स आई ओपन। पानी के अंदर रहकर भी ये अपनी आईज को क्या रखेगा, ओपन, जस्ट बिकॉज ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन।
Indirect development means life history include larval stage. Larva of frog is known as tadpole, and this larva is having this frog का जो larva है कुछ इस तरह का दिखेगा. It is having tail with tail fin. So adult frog do not have tail. लार्वा इज हैविंग टेल. किसके लिए? स्विमिंग के लिए. और ये एक्वेटिक है. फ्रॉग इज टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट लैंड पे मिलेगा. लार्वा इज फुल्ली एक्वेटिक. टेल प्रेजेंट है विद टेल फिन. अब हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रॉग अपने लार्वा से कैसे डिफरेंट है. फ्रॉग में टेल नहीं होती है. लार्वा इज हैविंग टेल विद टेल फिन. फ्रॉग जो है वो टेरेस्ट्रियल है, एग लेइंग के लिए वाटर में जाएगा, जबकि लार्वा पूरी तरीके से एक्वेटिक है. इसके अलावा अगर हम देखें, लार्वा फूड पॉइंट ऑफ व्यू से हर्बीवोर है. हर्बीवोर मतलब प्लांट को ईट करेगा. और इसके अलावा इसमें क्योंकि एक्वेटिक है तो रेस्पायरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगी? एक्सटर्नल गिल्स. तो ये मैंने गिल्स रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ किया है. So these are gills. So tadpole respire through gills, external gills. और लार्वा के अंदर क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है. और अडल्ट फ्रॉग के अंदर होंगी लंग्स, स्किन, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग. एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर. सैलामेंडर के लार्वा को हम क्या कहेंगे? एक्सोलोटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लार्वा ऑफ सैलामेंडर इज नोन एज एक्सोलोटल. This larva show one feature. This is known as neoteny. Neoteny का मतलब होता है जब लार्वा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे. एक्चुअली क्या होता है कि जो लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद जब अडल्ट बनेगा तभी अडल्ट ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. लेकिन कुछ सैलामेंडर्स में क्या होता है कि लार्वा अडल्ट में चेंज नहीं होता. लार्वा स्टेज में ही रहेगा और वहीं पर क्या करेगा? रिप्रोडक्शन. ये कुछ स्ट्रेटजी है अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव करने के लिए. नियोटिनी मीन्स लार्वा डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन. फ्रॉग्स जो हैं, नॉट फ्रॉग्स, एम्फीबियंस. फ्रॉग सैलामेंडर यूनिसेक्सुअल है, ओवीपेरस है, दे ले एग. अब यहाँ पर एक पॉइंट, अब आपको धीरे धीरे हम पहले वाले पॉइंट्स को भी थोड़ा इलेबोरेट करते जा रहे हैं. कैसे एग ले करेंगे? फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड? ओबियसली अनफर्टिलाइज्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? वाटर में. तो कैसा एग होगा? अनफर्टिलाइज्ड. बोनीफिश कैसे एग ले करेंगी? अनफर्टिलाइज्ड. और अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस फिश की, तो जो विविपेरी शो कर रही है वो तो यंग वन डिलीवर करेंगी. लेकिन अगर कोई कार्टिलेजिनस फिश एग ले कर रही है तो एग कैसा होगा? फर्टिलाइज्ड, बिकॉज कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. सो कंपैरिजन कर करके लर्न करना है. एक आइसोलेशन में आप याद करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे. हर पॉइंट के साथ कोरिलेट करते हुए चलना है. कुछ यूनिक फीचर है जो आपको अलग से लर्न करने, जैसे सैलामेंडर का जो लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा, दैट यू हैव टू लर्न. बार बार रीड आउट करेंगे तो हो जाएगा. हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग, पेड़ों पर रहना. फोसोरियल मतलब जमीन के अंदर बरों में रहना. और फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेंगे. मैराइन वाटर में कोई एम्फीबियन नहीं है. हालांकि कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो ब्रैकिश वाटर में मिल सकते हैं, बट मोस्टली फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे. एग्जाम्पल राना टिग्रीना, सबने देखा है. राना टिग्रीना इज इंडियन फ्रॉग. बफो इज टोड. फर्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया था स्किन इज वेरी ड्राई और बोनी जो है पॉइंटेड स्कूट्स होते हैं इसके ऊपर. बोन से याद आया एक पॉइंट जो हम लिखना भूल गए हैं कि एम्फीबियंस के अंदर स्केलेटन किसका बना हुआ है? बोन का. बोनीफिशियल से ये पॉइंट शुरू हो गया है. कार्टिलेजिनस जो एंडोस्केलेटन है दैट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश एंड साइक्लोस्टोम. तो यहाँ पर जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ बोन. नेक्स्ट एग्जांपल इज सैलामेंड्रा. राना और सैलामेंड्रा में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी में दो ही पार्ट है, हेड एंड ट्रंक. सैलामेंडर में हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल प्रेजेंट है. इक्थियोपिस याद आया, जो एग के चारों तरफ कॉयल होकर, बट इट इज लिम्बलेस एम्फीबियन. तो लिम्बलेस एम्फीबियन को हम क्या कहेंगे? इक्थियोपिस. यहाँ से एक पॉइंट को पिक करेंगे. अगली क्लास हम पढ़ेंगे रेप्टीलिया. रेप्टीलिया में जो स्नेक्स है वो भी इक्थियोपिस के जैसे दिखाई देंगे, राइट? क्योंकि उसमें भी लिम्स नहीं है, इसमें भी लिम्स नहीं है. आप कैसे पता लगाएंगे कि इक्थियोपिस एक एम्फीबियन है, कोई स्नेक नहीं है?
फिर सबसे पहले सीधा हमें स्किन को देखना है। स्किन अगर स्केल्स प्रेजेंट हैं तो ध्यान रहे वो रेप्टाइल होगा। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो नेक्ड होती है और मॉइस्ट होती है, जबकि रेप्टाइल्स फुल्ली ड्राई एरिया के अंदर रहने के लिए फुल्ली अडेप्टेड है। नो डाउट वो वाटर के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन वो उनका सेकेंडरी फीचर है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। सो लिम्बलेस एम्फीबियन को आप कैसे पहचानेंगे? बिकॉज बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय एनी एपिडर्मल डेरिवेटिव, स्केल्स नहीं है। जैसे अगर हम देखें रेप्टाइल्स में, स्नेक्स में, क्योंकि स्नेक के जैसा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि स्नेक है या नहीं है। अर्थवर्म है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? बिकॉज अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन बाहर से दिखाई नहीं दे रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नई क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक बाय बाय, ओके, टेक केयर।